आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर फाइटिंग सिस्टम में यूज होने वाली फिटिंग्स के बारे में। पूरे फायर फाइटिंग सिस्टम में जो भी फिटिंग यूज होती हैं, जो भी टूल्स यूज होते हैं, उन सारे फिटिंग्स के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उन सारी फिटिंग्स का हम आपको एक वीडियो में पिक्चर्स दिखाएंगे। उसके बाद पिक्चर्स के थ्रू हम आपको पूरी डिटेल देंगे कि उस पर्टिकुलर फिटिंग्स का क्या रोल होता है फायर फाइटिंग सिस्टम में। उसके साइजेस के बारे में बात करेंगे, उसके डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे, एक्चुअल में उसका कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे उसका इंस्टॉलेशन होता है। हम ये पूरा फायर फाइटिंग सिस्टम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो भी फिटिंग यूज होती है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे बात करते हैं एक एक करके कि कौन सा फिटिंग कहाँ पे यूज होता है और उसके क्या क्या डिफरेंट साइजेस होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अभी जो आपके स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहा है, ये है जीआई पाइप। फायर फाइटिंग सिस्टम में मोस्टली हम लोग यूज करते हैं सी क्लास के जीआई पाइप का। इसको हैवी ड्यूटी पाइप भी बोलते हैं। अगर मेक की बात करें तो डिफरेंट मेक्स में आते हैं। टाटा के मेक में आता है, जिंदाल के भी मेक में आता है। जिंदाल में 2 टाइप का होता है, एक 1 स्टार होता है और एक हिसार टाइप का होता है। तो जहाँ भी हम फायर फाइटिंग सिस्टम में यूज करेंगे पाइप का, तो हमको प्रेफरेंस सी क्लास के जीआई पाइप को ही देना चाहिए। ये बात हुई पाइप की। पाइप में अगर साइजेस की बात करें कि किन किन साइजेस में मोस्टली यूज होता है फायर फाइटिंग सिस्टम में पाइप, तो उसकी अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो रिंग लाइन में अगर बात करेंगे तो 6 इंच का पाइप सबसे ज्यादा यूज होता है, यानी कि 150 mm डायमीटर का पाइप सबसे ज्यादा हाइड्रेंट सिस्टम में यूज होता है। और अगर स्प्रिंकलर लाइन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो पाइप यूज होता है मोस्टली ब्रांचेस में, वो होता है 1 इंच का पाइप, यानी कि 25 mm डायमीटर का पाइप फायर फाइटिंग सिस्टम में यूज होता है। अगर साइजेस की बारे में बात करें कि किन किन साइजेस के पाइप फायर फाइटिंग सिस्टम में ज्यादातर यूज किए जाते हैं, तो वो 1 इंच का पाइप होता है, जिसको कि 25 mm डायमीटर का पाइप बोलते हैं। इससे बड़ा जो पाइप होता है वो है 32 mm डायमीटर का पाइप, यानी कि 32 mm डायमीटर का पाइप। फिर इसके ऊपर अगर आप बढ़ेंगे तो 40 mm डायमीटर का पाइप आपको मिलेगा, जिसको हम 40 mm डायमीटर का भी पाइप बोलते हैं। 40 के ऊपर आप बढ़ेंगे तो सीधे 2 इंच का पाइप मिलेगा आपको, यानी कि 50 mm डायमीटर का पाइप। इससे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 65 mm डायमीटर का पाइप मिलेगा। फिर इसके बाद आता है 80 mm डायमीटर का पाइप, जिसको 3 इंच का ही पाइप बोलते हैं। इसके बाद अब इससे ऊपर बढ़ेंगे तो सीधे आपको 4 इंच का पाइप मिलेगा, जिसको कि 100 mm डायमीटर का पाइप बोलते हैं। और 100 के बाद सीधा जो फायर फाइटिंग सिस्टम में यूज होता है वो होता है 6 इंच का पाइप, जिसको 150 mm डायमीटर का पाइप कहते हैं। और 6 इंच के बाद सीधा आपका 10 इंच में भी पाइप आता है और 8 इंच में भी पाइप आता है, जो कि बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है। मोस्टली जो कॉमन पाइप्स होते हैं वो आपको 1 इंच से लेकर 6 इंच डायमीटर के पाइप के अंदर ही आ जाते हैं। तो ये बात हुई पाइप की। अगर पाइप के आगे बात करेंगे कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, तो पाइप जब भी हम लेते हैं तो पाइप को हमको इंस्टॉल करने से पहले प्राइमर 2 कोट और उस पर 2 कोट पेंटिंग कर देनी चाहिए, जिससे कि पाइप की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। और अगर बात करें कि क्यों हम सी क्लास का ही पाइप यूज करते हैं, तो डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं सी क्लास के जीआई पाइप में, जिसकी वजह से हम फायर फाइटिंग सिस्टम में सी क्लास के जीआई पाइप को प्रेफरेंस देते हैं। जैसे कि इसकी हैवी ड्यूटी पाइप होता है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, इस पे रस्ट लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से हम सी क्लास का जीआई पाइप यूज करते हैं। हमने इस वीडियो में बात किया अभी सी क्लास के जीआई पाइप के बारे में। हमने बहुत सारा अपने चैनल पे सी क्लास के जीआई पाइप के बारे में या फिर डिफरेंट क्लासेस ऑफ जीआई पाइप्स के बारे में बहुत सारा वीडियो हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, वो आप जरूर विजिट कीजिएगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि पाइप्स के बारे में और क्या क्या जानकारी वहां से हासिल की जा सकती है। ये बात हुई पाइप्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिटिंग्स के बारे में। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन फिटिंग होता है फायर फाइटिंग सिस्टम में वो होता है एल्बो। एल्बो में भी बहुत तरह का एल्बो होता है, जैसे सॉकेट फिटिंग एल्बो होता है, बट वेल्ड एल्बो होता है, उस तरह के एल्बोज आते हैं। एल्बो में भी डिफरेंट डायमीटर के एल्बो आते हैं। जैसे अगर आपको 1 इंच का पाइप यूज करते हैं तो 25 बाई 25 का एल्बो आता है। और 2 तरह का एल्बो होता है, एक होता है थ्रेडेड एल्बो और एक होता है सादा एल्बो, मतलब जिसके अंदर थ्रेड्स नहीं होते हैं। एल्बो में साइजेस की बात करते हैं तो जैसे पाइप का जो साइज होता है उसी साइज का एल्बो आता है। तो जितने भी डिफरेंट डायमीटर के पाइप अभी हमने बताया है, जैसे कि 1 इंच से लेकर 6 इंच डायमीटर का पाइप, जो मोस्ट कॉमन पाइप्स होते हैं जो यूज होते हैं सिस्टम में, तो उसी साइज के एल्बो भी आते हैं। और अगर एल्बो के साइजेस की बात करते हैं तो एंगल की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन जो एल्बो होता है वो 90 डिग्री का हम सिस्टम में यूज करते हैं। बहुत सारे सिस्टम, जो भी अगर प्लम्बिंग सिस्टम की बात करें या फायर फाइटिंग सिस्टम, बहुत सारे जो भी सिस्टम होते हैं उसमें हम मोस्टली 90 डिग्री का एल्बो यूज करते हैं। एल्बो का काम क्या होता है, फ्लो को एक अलग डायरेक्शन देता है, 90 डिग्री पे उसको मोड़ देता है। अगर हम 90 डिग्री का एल्बो यूज करते हैं तो 90 डिग्री पे उसके फ्लो को डायरेक्शन को मोड़ देता है। और जो डिग्री के एल्बो होते हैं, जैसे कि 45 डिग्री का भी एल्बो होता है, इस तरह का भी एल्बो होता है। एक रिड्यूसिंग एल्बो होता है, मतलब कि अगर एक तरफ डायमीटर अगर 1 इंच एज एग्जांपल ले लो आप, तो दूसरी तरफ वो 15 mm रख सकते हैं, मतलब कि दोनों तरफ का जो डायमीटर होता है वो सेम नहीं होता है, उसको रिड्यूसिंग एल्बो बोलते हैं, जो कि अभी आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे बात हुई डिग्री की, 90 डिग्री का एल्बो हो गया, 45 डिग्री का एल्बो हो गया।
और एक एल्बो होता है 22.5 डिग्री, ये भी एल्बो यूज़ होता है। ये बहुत रेयर यूज़ होता है, जहाँ पे हमको बहुत ही कम डायरेक्शन में चेंजेस चाहिए होते हैं, वहाँ पे ऐसा होता है। अगर बात करते हैं साइजेस की, हमने बता दिया है कि दो तरह के होते हैं एल्बो। अगर डायमीटर के हिसाब से बात करें तो एक जो दोनों तरफ डायमीटर सेम रहता है एल्बो का दोनों तरफ, और एक रिड्यूसिंग एल्बो होता है जहाँ पे एक तरफ का साइज अलग होता है और दूसरे तरफ का साइज उससे कम या फिर उससे ज़्यादा होता है। तो ये बात हुई एल्बो की। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगली फिटिंग की तरफ। अगर हम बात करेंगे टी की, तो टी जैसे डिफरेंट साइजेस में आता है। जैसे अगर दो पाइप हमको ज्वाइन करना होता है, अगर उनका डायमीटर सेम है तो वहाँ पे हम टी यूज़ करते हैं, और वहीं से हमको एक ब्रांच देनी होती है। वो ब्रांच में अगर आप 3 तरह के साइजेस होते हैं टी में, 2 तरह, क्योंकि उसका आउटलेट जो होता है वो 3 तरफ होता है, इसलिए उसके साइजेस 3 होते हैं। जैसे कि हमने एल्बो में बात किया, एल्बो में 2 आउटलेट होता है, एक इनलेट होता है एक आउटलेट होता है। उसी तरह से टी में 3 तरफ होता है, इससे उसका साइज जो डिफाइन होता है। जैसे एल्बो में था 25x25, लेकिन टी में 3 तरफ से होता है, तो वहाँ पे 25x25x25, मतलब तीनों तरफ का ये साइज होता है, वेरीफाई दिया रहता है। टी में भी अगर आप देखेंगे तो 2 तरह का होता है, या तो एक टी रहेगा जिसमें तीनों की तरफ का साइज सेम होता है, और एक दूसरा टी होता है जिसमें कि एक तरफ का साइज थोड़ा सा डिफर होता है, या तो कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। तो ये बात हुई टी की। टी भी बहुत ही कॉमन फिटिंग है जो कि सिस्टम में यूज़ किया जाता है। टी के बाद आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सॉकेट का। तो सॉकेट में भी डिफरेंट साइजेस के सॉकेट आते हैं जो भी हम यूज़ करते हैं। 15 mm का भी सॉकेट आता है, 25 mm का भी सॉकेट आता है। सॉकेट में भी 2 टाइप के होते हैं, एक सादा सॉकेट होता है और एक थ्रेडेड सॉकेट होता है, जो कि फायर फाइटिंग सिस्टम में यूज़ किया जाता है। सॉकेट में भी आप देखेंगे एक रिड्यूसिंग टाइप का भी होता है, एक नॉर्मल भी होता है। सॉकेट को हम कपलिंग भी बोलते हैं फायर फाइटिंग सिस्टम में। इसके बाद बात करेंगे, अगला जो हमारा फिटिंग है वो है बुशिंग। बुशिंग जनरली जो लास्ट पॉइंट हमारा होता है उसको बंद करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हम एंड कैप भी बोलते हैं, एंड कैप को डमी भी बोलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्लग का इस्तेमाल करते हैं। प्लग भी बहुत रेयरली यूज़ होता है। इसके बाद यूनियन आता है, यूनियन भी रेयरली यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लम्बिंग सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और फायर फाइटिंग सिस्टम में भी यूनियन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो अगली फिटिंग आपको दिखाई दे रही है वो है क्रॉसिंग। ये 2 टाइप का होता है, जनरली नॉर्मल क्रॉसिंग भी होता है और एक रिड्यूसिंग क्रॉसिंग होता है। रिड्यूसिंग में एक तरफ साइज कम होगा, दूसरी तरफ साइज डिफरेंस रहेगा। इसके बाद बात करते हैं निपल्स के बारे में। इसमें देखिए बैरल निपल आता है, हेक्स निपल आता है, ये सारी चीज़ें हैं। जनरली पॉइंट को एक्सटेंड करने के लिए ये दोनों निपल्स को हम यूज़ करते हैं। इसके बाद बात करते हैं, एक चीज़ छूट गया रिड्यूसर के बारे में। एक जो हमारा अगला फिटिंग है वो है रिड्यूसर, इसको बारे में बात कर लेते हैं। ये 2 टाइप का रिड्यूसर होता है। जनरली रिड्यूसर का अगर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, 2 डिफरेंट डायमीटर के पाइप को जोड़ने के लिए जो फिटिंग यूज़ होता है उसको हम रिड्यूसर बोलते हैं। रिड्यूसर आपको नाम से ही आइडिया लग जाएगा कि डिफरेंट साइजेस को ये रिड्यूस कर रहा है। तो 2 डिफरेंट डायमीटर को अगर पाइप है, अगर उनको ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने में जो फिटिंग का इस्तेमाल होता है उसको हम रिड्यूसर बोलते हैं। ये जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रिक और एक होता है इसेंट्रिक। तो कॉन्सेंट्रिक में इसका डेफिनेशन से आपको आइडिया लगेगा, अगर दोनों तरफ का जो सर्किल है उसका सेंटर अगर एक ही सेंटर है तो उसको हम कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर बोलते हैं। लेकिन अगर इसेंट्रिक है तो अगर दोनों तरफ का जो सर्किल है रिड्यूसर में उसका सेंटर अगर अलग अलग है तो उसको हम इसेंट्रिक रिड्यूसर बोलते हैं। तो इसेंट्रिक रिड्यूसर को यूज़ करते हैं जनरली हम फायर पंप रूम में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इसलिए यूज़ होता है अगर बबल का फॉर्मेशन हो रहा है, जस्ट इसको पंप के आउटलेट में यूज़ करते हैं, तो बबल के फॉर्मेशन को रिड्यूस करता है, काफ़ी हद तक इसको गिर देता है, जिससे कि बबल का फॉर्मेशन नहीं होता है, किसी भी तरह का कैविटी होने का चांसेस नहीं रहता है। इसकी वजह से हम इसेंट्रिक रिड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे चेकनट की। चेकनट होता है, इस सिस्टम में यूज़ करते हैं। उसके बाद एक जॉइंटर होता है, जनरली ये बट वेल्ड का फिटिंग होता है। जनरली हम 2 पाइप को अगर हमको जोड़ना होता है, सेम साइज के अगर 2 पाइप हमको जोड़ना है तो उसके बीच में जो फिटिंग लगाते हैं, जनरली अगर बट वेल्ड है तो हम डायरेक्ट ही दोनों पाइप को रख के उसको वेल्ड कर देते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, हमको सॉकेट फिटिंग यूज़ करना है, तो हम उसके बीच में एक फिटिंग डालते हैं, उसको बोलते हैं जॉइंटर। तो दोनों पाइप जो कि सेम डायमीटर का है उसको सामने रख के जॉइंटर के थ्रू दोनों को हम ऐड कर देते हैं और वेल्ड मार के एक ही यूनिट बना लेते हैं। इसके बाद ये बात हुई जीआई की फिटिंग के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और जो यूनिट्स यूज़ होती हैं फायर फाइटिंग सिस्टम में, एक बार उसको भी देख लेते हैं। अभी जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं बटरफ्लाई बॉल। ये भी डिफरेंट साइजेस में आते हैं, जितने का भी आपका पाइप है। जनरली जो इस्तेमाल होता है वो 2 इंच से ऊपर ही बटरफ्लाई बॉल का इस्तेमाल होता है, उससे नीचे हम बॉल वॉल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अभी आगे वीडियो में दिखाएंगे।
बटरफ्लाई वॉल के बारे में बात करते हैं तो इसको हम आइसोलेटिंग वॉल भी बोलते हैं। जनरली अगर पानी अगर किसी पाइप में फ्लो हो रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया को अगर आइसोलेट करना है तो वहाँ पे उस चीज़ के लिए हमको बटरफ्लाई वॉल का इस्तेमाल करना होता है। ये उस पर्टिकुलर रीजन को आइसोलेट कर देता है। अगर हमको इन पर्पज ऑफ मेंटेनेंस की बात करें तो अगर मेंटेनेंस अगर उस एरिया का करना होता है तो हम बटरफ्लाई वॉल के थ्रू बाकी का जो लाइन है उसको चार्ज रखते हैं, लेकिन जिस एरिया में हमको मेंटेनेंस करना होता है उस एरिया को हम बटरफ्लाई वॉल के थ्रू आइसोलेट करके उसका हम मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो ये यूज़ होता है बटरफ्लाई वॉल का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगर हम बॉल वॉल की। बॉल वॉल भी सेम यही काम करता है, बटरफ्लाई वॉल का ही एक पर्टिकुलर रीजन को आइसोलेट करने का काम आता है। क्योंकि ये बहुत ही छोटे साइजेस में इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर 1 इंच का पाइप है या फिर 32 mm डायमीटर का पाइप है, 40 mm डायमीटर का पाइप है, तो इन सब पाइप्स में, इन सब साइजेस में हम बॉल वॉल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉस्ट सेविंग भी होता है और इसमें काम भी चल जाता है। जनरली अगर हम बड़ा जो होता है, बड़ा जो पाइप्स होते हैं उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम वहाँ पे बटरफ्लाई वॉल का यूज़ करते हैं। इसके बाद अगली जो हमारी यूनिट है उसको बोलेंगे हम एनआरबी, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। एनआरबी को चेक वॉल भी बोलते हैं। एनआरबी की अगर बात करें, इसका फुल फॉर्म जो होता है नॉन रिटर्न वॉल, मतलब कि ये एक साइड से पानी को फ्लो को अलाउ करता है, यानी पानी का जो फ्लो होगा वो एक साइड से अलाउ करेगा, यानी कि जो पानी एक तरफ से जा रहा है वो रिटर्नेबल वाटर वापस नहीं आ सकता है। अगर एक तरफ से फ्लो हो रहा है तो वापस उसी साइड से बैक नहीं आ सकता है पानी, इसीलिए हम एनआरबी का इस्तेमाल करते हैं। यही यूज़ होता है एनआरबी का, कि पानी अगर एक तरफ से गया तो दूसरी तरफ से उसका ऐसा कुछ डिजाइनिंग ऐसा करते हैं कि स्प्रिंग टाइप का फिटिंग्स होता है उसमें। तो एनआरबी का ये मतलब होता है नॉन रिटर्न वॉल, पानी का फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो बस केवल एक ही तरफ रहेगा। इसके बाद बात करते हैं अगला जो फिटिंग है हमारा, अगला जो यूनिट है होता है लैंडिंग वॉल। लैंडिंग वॉल को हाइड्रेंट पोस्ट भी कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स में आते हैं, जैसे कि 1 वे हो गया, 2 वे हो गया, 4 वे हो गया, इसको लैंडिंग वॉल बोलते हैं। जनरली ये 3 इंच में भी आते हैं और 4 इंच में भी कहीं कहीं इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको हाइड्रेंट पोस्ट भी कहते हैं। इसका एक पूरा यूनिट होता है गैस्केट के साथ, फ्लांज के साथ, इसको व्हील के साथ, ये पूरा का पूरा यूनिट होता है। इसके साथ ये गैस्केट भी लगा होता है, नट बोल्ट के साथ पूरी फिटिंग होती है, जहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन करते हैं। हाइड्रेंट पोस्ट पे हमने बहुत सारी वीडियो भी बना के रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगर हम गेट वॉल की, तो बटरफ्लाई वॉल के जैसा ही होता है, ये भी आइसोलेटिंग वॉल होता है गेट वॉल, लेकिन इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। जहाँ पे भी हैवी पाइप्स लगे होते हैं वहाँ पे गेट वॉल का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ओएस एंड वाई वॉल। अभी जो स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है, देखिए ओएस एंड वाई वॉल होता है। ये जनरली जो लगाते हैं वो इंडस्ट्रियल फील्ड में लगाते हैं। कॉमन अगर रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल फील्ड है तो वहाँ पे इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि अवॉइड करने का ये रीजन होता है क्योंकि इसका जो कॉस्ट होता है काफी ज्यादा होता है, इसलिए इंडस्ट्रियल फील्ड में ही इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं वाई स्ट्रेनर की। वाई स्ट्रेनर का नाम से आपको पता चलेगा कि किसी भी चीज़ को फिल्टर करता है, किसी भी चीज़ को छानता है। तो वाई स्ट्रेनर का जनरली जो इस्तेमाल करते हैं, जस्ट हम जो सक्शन लाइन होता है पंप के लिए, जो वाटर टैंक से निकलता है, तो क्योंकि टैंक से पानी निकल के पंप के थ्रू जाएगा, इसलिए हमको जस्ट टैंक से निकलते ही पाइप के लिए हमको वहाँ पे वाई स्ट्रेनर देना चाहिए, ताकि जो भी पानी में जो भी कचरे हैं वो वाई स्ट्रेनर के थ्रू वहीं पे स्ट्रेन हो जाए और पंप में जाके कोई भी डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रबर बेलो की, जो कि फायर पंप रूम में इसका इस्तेमाल होता है। फायर पंप में इसको लगाते हैं। इनकेस अगर मेन पंप या फिर जॉकी पंप अगर स्टार्ट होता है तो बहुत हाई क्वांटिटी में ये जर्क प्रोड्यूस करता है, तो जर्क को ये जो शॉक होता है इसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमको रबर बेलो देना पड़ता है। ये 2 टाइप में होते हैं, रबर बेलो भी होता है और एक स्टेनलेस स्टील का भी होता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी पंप होता है वहाँ पे स्टेनलेस स्टील का बेलो देना पड़ता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगर हम प्रेशर गेज के बारे में। ये एक यूनिट होती है जो कि बताती है कि हमारे लाइन में कितना केजी प्रेशर फिट है। उसी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि किस लाइन में, या फिर स्प्रिंकलर का लाइन है या फिर हाइड्रेंट का लाइन है, उसमें कितना केजी प्रेशर होल्ड किया गया है। बात करेंगे अगर हम सामने जो दिख रहा है स्क्रीन पे वो है फ्लो स्विच। फ्लो स्विच एक यूनिट है जो कि बताती है कि हमारा पानी फ्लो में है या फिर नहीं है, या फिर पानी स्टेबल है। जैसे कि अगर कहीं भी आग लग जाती है तो वहाँ पे स्प्रिंकलर के थ्रू पानी ड्रेन होने लगता है, तो जैसे ही पानी निकलता है तो जो भी पाइपलाइन होती है उसमें से पानी फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक हमको इंडिकेशन मिल जाता है कि इस एरिया में आग लग चुकी है, स्प्रिंकलर बस्ट हो चुका है और यहाँ से पानी का फ्लो स्टार्ट हो गया है। तो इससे भी हमको आइडिया लगता है कि पानी फ्लो हो चुका है, यानी कि कहीं पे भी स्प्रिंकलर बस्ट हुआ है। इसके बाद बात करते हैं प्रेशर स्विच की। प्रेशर स्विच एक ऐसी यूनिट होती है जो कि फायर पंप रूम में इंस्टॉल की जाती है, जो कि पंप के ऊपर इंस्टॉल की जाती है। इसमें ऐसी सेटिंग देते हैं जिससे आइडिया लग जाता है कि हमको किस लाइन में कितना केजी प्रेशर सेट करना है। उसका काम होता है प्रेशर स्विच का। इसी के आधार पे हम बताएंगे कि लाइन में हमको कितना केजी प्रेशर देना है। इसके बाद अगला जो यूनिट है हमारा वो है एयर रिलीज वॉल। एयर रिलीज वॉल देखिए यहाँ पे हर पाइप के हेडर के, मेन हेडर के टॉप पे लगाते हैं। अगर कुछ कैविटी या फिर कुछ बबल्स अगर प्रोड्यूस हो गए हैं पाइपलाइन में, डिस्चार्ज के पाइपलाइन में, तो वहाँ पे हम एयर रिलीज वॉल लगाते हैं। तो एयर रिलीज वॉल के थ्रू ही जो भी उसमें एयर होती है वो रिलीज हो जाती है। इसके बाद आता है प्रेशर रिलीज वॉल।
प्रेशर रिलीज वाल्व भी लगभग वैसे ही होता है। प्रेशर रिलीज वाल्व का काम जो होता है वो प्रेशर को रिलीज करता है। इनकेस अगर वाटर बैक आ रहा है तो अगर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो गया तो प्रेशर रिलीज वाल्व के थ्रू थोड़ा सा पानी वहाँ से बाहर निकल के प्रेशर को रिलीज कर देता है। इसके बाद आता है एक यूनिट ओरिफिस प्लेट, जो कि हाइड्रेंट पोस्ट का ही एक यूनिट होता है ओरिफिस प्लेट। ओरिफिस प्लेट का इंटरव्यू में बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओरिफिस प्लेट को आखिर क्यों यूज़ करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ओरिफिस प्लेट का जो मेन यूज़ होता है, जो प्रमुख इस्तेमाल होता है, वो वाटर के फ्लो को बढ़ाने के काम में आता है। यानी कि वेलोसिटी जो होती है उसको बढ़ाने के काम के लिए हमको ओरिफिस प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं गैस्केट की। गैस्केट ये एक यूनिट होता है, इसको भी हाइड्रेंट पोस्ट में ही लगाते हैं। इसको लगाने का पर्पज़ ये होता है कि जो भी अगर एयर निकलने के चांसेस हैं, एयर या फिर वाटर निकलने के चांसेस होते हैं, तो गैस्केट क्या करता है, एक रबर का यूनिट होता है, उसको फिल कर देता है। तो जिससे भी पानी का कोई भी लीकेज के चांसेस होते हैं वो बंद हो जाते हैं। इसके बाद अगला यूनिट है फ्लांज। फ्लांज को भी इस फायर फाइटिंग सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। फ्लांज के थ्रू हम डिफरेंट यूनिट को सेट करते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई वॉल हो गया, वो फ्लांज के थ्रू ही इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बटरफ्लाई वॉल के बाद अगर ये लैंडिंग वॉल हो गया, लैंडिंग वॉल को भी फ्लांज में ही टाइट करते हैं। फ्लांजेस में अगर बात करेंगे तो बहुत टाइप्स के फ्लांज आते हैं। 4 होल के फ्लांज आएंगे, 8 होल के फ्लांज आएंगे। खासतौर से जब भी फ्लांज को हमको इंस्टॉल करना होता है तो परचेज करने के टाइम इस चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि कितने पीसीडी का हम फ्लांज परचेज कर रहे हैं। जितना भी लैंडिंग वॉल का साइज़ है या फिर बटरफ्लाई वॉल का साइज़ है, उसी के हिसाब से हमको 4 होल या फिर 8 होल का फ्लांज परचेज करना चाहिए। पीसीडी का ध्यान रखना चाहिए कि कितने पीसीडी का हम फ्लांज परचेज कर रहे हैं। पीसीडी का फुल फॉर्म पिच सर्किल डायमीटर है। इस पर हमने एक वीडियो भी बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं, तो आपको पीसीडी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाई रॉड। जो पूरा हमारा सिस्टम होता है स्प्रिंकलर का या फिर कहीं कहीं हाइड्रेंट का रिंग लाइन, तो वो सारा जो पाइपलाइन हमारा जिस चीज़ पे हैंग होता है उसको टाई रॉड बोलते हैं। ये जनरली जीआई का होता है। अगर साइजेस के बारे में बात करते हैं तो ये 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm की साइज़ का आता है। जो जनरली हमारे फायर फाइटिंग सिस्टम में यूज़ होता है मोस्टली वो 8 mm, 10 mm और 12 mm साइजेस का टाई रॉड यूज़ होता है। अब बात करते हैं फास्टनर की। अगर टाई रॉड की बात करेंगे तो फास्टनर भी उसके साथ ही रहेगा, क्योंकि टाई रॉड जो होता है फास्टनर में ही टाइट किया जाता है। इसके भी साइजेस लगभग वैसे ही हैं जैसे कि टाई रॉड के होते हैं। जो हम सिस्टम में यूज़ करते हैं जनरली वो बुलेट फास्टनर का यूज़ करते हैं, और किसी किसी जगह पे हम एंकर फास्टनर का भी यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम यू क्लैंप के बारे में। तो जो यूनिवर्सल क्लैंप होता है फायर फाइटिंग सिस्टम में वही इस्तेमाल किया जाता है हर जगह पे। अगर कहीं कहीं अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, तो हम अलग तरह का भी क्लैंप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे नट बोल्ट की। नट बोल्ट का भी हर जगह इस्तेमाल होता है, जैसे अभी हमने बात किया, जो हमारा टाई रॉड होता है उसमें हम पाइप को हैंग करने के लिए क्लैंप के थ्रू जो हैंग करेंगे उसमें नट बोल्ट का इस्तेमाल होगा। अगर हम डिफरेंट फ्लांजेस को एक दूसरे में टाइट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी नट बोल्ट का इस्तेमाल होता है। तो नट बोल्ट का भी बहुत ही खास इस्तेमाल होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगर हम स्प्रिंकलर्स के बारे में। तो स्प्रिंकलर तो डिफरेंट साइजेस के स्प्रिंकलर हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्प्रिंकलर हैं, जैसे कि पेंडेंट है, अपराइट है, कंसील्ड है, साइड वॉल है। इस तरह के जो स्प्रिंकलर होते हैं वो फायर फाइटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं। और ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि कितने डिग्री का हमको स्प्रिंकलर चाहिए उस रीजन में। जैसे कि रेजिडेंशियल में अलग होता है, किचन वुड में अलग डिग्री का स्प्रिंकलर लगता है। तो ये तरह की स्पेसिफिकेशन है, इस पर हमने बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। स्प्रिंकलर में अगर आप कंसील्ड स्प्रिंकलर लगा रहे हैं तो उसके साथ आपको फ्लेक्सिबल पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। फ्लेक्सिबल पाइप है, रोसेट प्लेट है, इन सारी चीज़ों से मिलके ये स्प्रिंकलर का जो पूरा का पूरा फाउंडेशन है वो क्रिएट करते हैं। इसके बाद बात करेंगे अगला जो यूनिट है हमारा कैनवस पाइप है, होज रील है। ये जनरली 30 मीटर के होते हैं, ये एक दूसरे से 30 मीटर के डिस्टेंस पे भी इंस्टॉल किए जाते हैं। तो ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम का एक पार्ट हुआ। इसके बाद जो अगली यूनिट है वो है ड्रेन वॉल। तो ड्रेन वॉल का भी फायर फाइटिंग सिस्टम में जितने भी राइजर होते हैं वहाँ पे हमको ड्रेन वॉल प्रोवाइड करना चाहिए। इनकेस अगर मेंटेनेंस हमको उस पर्टिकुलर फील्ड का करना पड़ रहा है तो हमको सारा का सारा पानी ड्रेन करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर वहाँ पे ड्रेन वॉल दिया रहेगा तो वो सारा उसी रीजन का पानी हम ड्रेन करके उस रीजन का मेंटेनेंस कर लेंगे, और बाकी का जो राइजर है उसमें पानी ऐसे ही फुलफिल रहता है। इस वीडियो में हमने लगभग 40 से लेकर 50 यूनिट्स के बारे में डिस्कशन किया कि कौन सी चीज़ क्या क्या होती है। पैरेलल में आपको हमने फोटोज़ भी दिखाया कि कौन सी चीज़ कैसे इंस्टॉल होती है और कैसी दिखती है। तो बहुत सारी फिटिंग्स अगर मिस भी हो गई है तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि ये फिटिंग का क्या रोल होता है, तो हम आपको कमेंट के जरिए उसका रिप्लाई भी दे देंगे। क्योंकि फायर फाइटिंग एक बहुत ही बड़ा यूनिट होता है जिसको सारा का सारा छोटी से छोटी चीज़ को कवर करना काफ़ी टफ होता है, लेकिन बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अप्रॉक्सीमेटली 95% चीज़ें हमने आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बता दी हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा फिर हम आपको बताएंगे फायर फाइटिंग सिस्टम के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में।